हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के हमारा इतिहास और नागरिक जीवन भाग पहला का पाठ 1 पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है कैसे पता करें कब क्या हुआ था, इतिहास जानने के स्रोत। इस पाठ के अध्ययन करेंगे आज हम। तो देखिए, सबसे पहले इसमें दिया है इतिहास जानने के स्रोत, यानी इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं वो हम इस पाठ में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले इतिहास क्या होता है, तो इतिहास हमें बीते हुए समय और बीते हुए समय में जो लोग थे उनके बारे में समझने और जानने का एक साधन है। ठीक है, यानी कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिससे हम बीते हुए समय और उस समय के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। परिवार की पुरानी बातें हम दादा दादी नाना नानी की बातों से जानते हैं। समाचार पत्र पत्रिका टीवी और रेडियो से भी हमें जानकारी मिलती है। सोचो, अगर हमें आज से हजारों वर्ष पहले लोगों के रहन सहन के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे। ठीक है, यानी कि जब हमें थोड़े वर्ष पुराने, यानी कि 2-3 साल, ऐसे 10 वर्ष पुराने बातों का पता हमें दादा दादी नाना नानी की बातों से पता चल जाता है। और कुछ समाचार पत्र पत्रिका टीवी इन सभी से हमें जानकारी मिल जाती है। अगर अगर हम हजारों वर्ष पहले की जानकारी पता करना चाहते हैं, हजारों वर्ष पहले जो लोग थे उनके बारे में, उनके रहन सहन के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम कैसे जानेंगे। आइए इस पाठ में वही हम अध्ययन करने वाले हैं। हजारों वर्ष पहले लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी इतिहास हमें बीते हुए समय और उस समय के जो लोग थे उनके बारे में जानकारी प्रदान करता है। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। कैसे पता लगाते हैं, देखिए, अतीत के समय में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों तथा औजारों द्वारा मिलती है। यानी अतीत के समय में, यानी हजारों वर्ष पहले जो लोग थे वो लिखना नहीं जानते थे, तो उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, उनके द्वारा जो वस्तुएं छोड़ी गई हैं, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन हैं, खिलौने हैं, हथियार औजार है, इनसे हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। प्रायः इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर के खोद कर प्राप्त करते हैं। अच्छा, पुरातत्ववेत्ता क्या होता है, तो देखिए, प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों, इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है और इनका अध्ययन करने वाला पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो पहले के समय में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं हैं, उनके द्वारा बनाई गई मंदिरें हैं, इमारतें हैं, उनके अवशेषों का जो अध्ययन होता है पुरातत्व कहलाता है और उनका अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। ठीक है, तो प्रायः इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है इतिहास को। पहला पूर्व ऐतिहासिक काल, दूसरा ऐतिहासिक काल और तीसरा, पहला पूर्व ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक काल होता है। तो आइए हम जानते हैं कि पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है उसे पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। और वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, पूर्व या प्राक ऐतिहासिक में लोगों को लिखना नहीं आता था, उस समय कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, तो इसलिए उसे प्राक या पूर्व ऐतिहासिक काल कहा गया। और आदि ऐतिहासिक काल में जो लोग थे उनके द्वारा लिखित साक्ष्य तो मिले किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक बोलते हैं। अगला ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है और उसे पढ़ा भी जा सकता है उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं।
प्राचीन काल में मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वह अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों या टुकड़ों पर भी लिखते थे। तो देखिए, जो प्राचीन मानव थे उनके पास लिखने के लिए कागज नहीं था, उनको कागज का ज्ञान नहीं था, तो वो अपने लेखों को ताड़पत्र, भोजपत्र और ताम्रपत्रों पर लिखा करते थे, या फिर शिलाओं पर, पत्थर की दीवारों पर, या मिट्टी या छोटे छोटे टुकड़ों पर, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखा करते थे। आइए जानते हैं ताड़पत्र किसे कहते हैं। तो ताड़ के जो पत्ते होते हैं, चौड़े चौड़े पत्ते, उन्हें हम ताड़पत्र कहते हैं। भोजपत्र, भोज नामक पेड़ की छाल होती है। ताम्रपत्र किसे कहते हैं? तो तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े होते हैं। स्तंभ लेख क्या होता है? तो पत्थर के खंभों पर लिखे गए लेख को स्तंभ लेख बोलते हैं। शिलालेख, पत्थर के चट्टानों पर जो लिखे गए लेख होते हैं उन्हें शिलालेख बोलते हैं। आरंभ में मानव ने अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से इन चीजों पर उकेरा। धीरे धीरे ये चित्र संकेत या प्रतीकों में बदलते गए और लिपि का आविष्कार हुआ। इसलिए आरंभिक लिपियां चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि चीनी लिपि, मिस्र की लिपि, सैंधो लिपि आदि। आप जिसे पढ़ रहे हैं इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। देखिए, आरंभ में जो मानव थे वे अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से इन चीज़ों पर यानी कि भोजपत्र, ताड़पत्र, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखते थे या उसको संकेतिक द्वारा प्रदर्शित करते थे। अब वो धीरे धीरे जो वो चित्र बनाए जिसके माध्यम से वो अपनी भावनाओं को कहते थे, वो अब धीरे धीरे संकेत और प्रतीकों में बदलते चले गए और इस तरह से लिपि का आविष्कार हो गया। इसलिए आरंभिक लिपियां चित्रात्मक यानी कि जो वो अपनी भावनाओं को चित्रों में व्यक्त करते थे, इसलिए ज़्यादातर लिपियां वहाँ पे चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक दिखाई पड़ती थी, जैसे कि चीनी लिपि, मिस्र की लिपि और सैंधो लिपि आदि। हम जिस भाषा को पढ़ रहे हैं या जिस लिपि को पढ़ रहे हैं उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। प्राचीन इतिहास के समय में हमें जानकारी तत्कालीन लेखों से भी प्राप्त होती है। इतिहास को जानने के स्रोत यानी साधन इस प्रकार है। पहला साधन है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? इसमें आता है पहला अभिलेख। यह अशोक के यहाँ पे रुन्मयदेई उनका अभिलेख है, उसका अंश है जो लुम्बिनी यानी नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस लेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज कर 8वां भाग के रूप में लिया जाएगा। और अशोक के अभिलेख में पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। यानी कि जो रोन्मेदेई, ठीक है, रोन्मेदेई अभिलेख है वो अशोक द्वारा लिखा गया अभिलेख है। इन्होंने लुम्बिनी यानी नेपाल से इसे प्राप्त किया गया है और इस अभिलेख में अशोक ने क्या घोषणा किया है कि लुम्बिनी में उपज कर जो है टैक्स है उसका 8वां भाग कर के रूप में दिया जाएगा। और अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। देखिए, ये है उनका अभिलेख का कुछ अंश। इस प्रकार से उस समय का अभिलेख लिखे थे। ठीक है, आइए इसके कुछ अक्षर को पहचाने। देखिए, ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि, यहाँ पे देखिए दिया गया है उनके कुछ चिन्हों को। ठीक है, इतिहास जानने के 2 स्रोत होते हैं, पहला पुरातात्विक और दूसरा ऐतिहासिक। पुरातात्विक में अभिलेख और सिक्के और मोहर द्वारा हमें इतिहास के स्रोत पता चलते हैं और साहित्यिक में धार्मिक, धर्मोत्तर और विदेशी यात्रियों द्वारा। तो देखिए, पुरातात्विक में हमने अभिलेख के बारे में जाना। अब सिक्के और मोहर द्वारा कैसे हम इतिहास के स्रोत को जानते हैं, आइए पता करें। देखिए, सिक्के व मोहर। प्राप्त सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम तथा उसके समय का पता चलता है। ठीक है, जो पहले के प्राप्त सिक्के हैं, प्राचीन समय में जो सिक्के चलते थे वो सिक्के जब हमें प्राप्त हुए तो उसमें हमें कुछ चित्र और उसके बनावट के आधार पर हमें ये पता चलता है कि किसके समय में यह सिक्का बनाया गया है। ठीक है, सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा सिक्कों की धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है,
जो सिक्के का बनावट है उससे कला का पता चलता है, और सिक्के की धातु से हमें ये पता चलता है कि उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस सिक्के पर युद्धखोरी करते हुए दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे ये सिक्का दिया हुआ है, यहाँ पर गुप्त शासक कुमारगुप्त को देखिए यहाँ पर युद्ध करते हुए या युद्धखोरी के रूप में इन्हें दिखाया गया है, जिससे हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि जो कुमारगुप्त थे वो अच्छे युद्ध सवार थे। इस प्रकार सिक्के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आइए शिलालेख के बारे में जानते हैं। शिलालेख क्या होता है? देखिए, पत्थर के चट्टानों पर लिखे गए लेख शिलालेख होते हैं। जैसे प्राचीन मानव जो थे कागज पर नहीं लिखते थे, उन्हें कागज का ज्ञान नहीं था, तो इसलिए वो पत्थर के चट्टानों पर लेख लिखते थे, ताड़पत्रों पर लिखते थे। तो शिलालेख उस लेख को कहते हैं जो पत्थर के चट्टानों पर लिखे गए लेख हैं। ठीक है, आगे देखिए, कृष्णकालीन मुद्राएं मेसोपोटामिया से मिली हैं। इनसे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया या इराक से होता था। ठीक है, जो कृष्णकालीन मुद्राएं थी वो मेसोपोटामिया से मिली। इससे हमें क्या ज्ञात हुआ कि हड़प्पा वासी का व्यापार किससे होता था? मेसोपोटामिया से होता था। पिता शिष्य, कृष्ण सभ्यता का यह पुरातत्व गुजरात में स्थित है। यहाँ से कृष्णकालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पिता किससे ये क्या होता है? तो कृष्ण सभ्यता का यह एक पुरातत्व है जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ से कृष्णकालीन नगर निर्माण योजना और जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे है सारनाथ स्तूप। सारनाथ स्तूप यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। ठीक है, अगर सारनाथ स्तूप के बारे में पूछा जाए तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे धम्मचक्र स्तूप भी कहा जाता है। इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। महान बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। आइए इतिहास जानने के दूसरे स्रोत के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि साहित्यिक स्रोत। ताड़पत्र, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, वस्त्रों एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया है, कुछ उसके अंश दिए गए हैं। इसमें कॉलम दिया हुआ है। पहले कॉलम में पुरातत्व का नाम, आगे है लेखक का नाम और उसमें काल का विवेचन। पहला है धार्मिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य पहला है वेद इसका काल विवेचन है या इससे क्या जानकारी मिलती है? तो वैदिक कालीन का विवरण पता चलता है। दूसरा है रामायण एवं महाभारत। इसके लेखक है वाल्मीकि एवं वेद व्यास। इससे हमें क्या पता चलता है? तो महाकाव्य कालीन समाज के विषय में पता चलता है। तीसरा है जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथा। देखिए इसमें क्या लिखेंगे या इससे क्या पता चलता है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का पता चलता है। अगला धर्मार्थ साहित्य, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य हैं। इससे हमें क्या पता चला? तो मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का पता चलता है। अगला है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। देखिए विष्णुबत्तुता। ठीक है, देखिए इसमें क्या, ये इसके लेखक हैं मेगास्थनीज। इससे हमें क्या पता चला? तो समुद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज के झलक के बारे में पता चला। ठीक है, आगे है यात्रा विवरण। इसके लेखक है फयान। ये एक चीनी यात्री हैं। इससे हमें क्या पता चला? तो गुप्त काल से संबंधित जानकारियां मिली। 8वां है यात्रा विवरण। इसके लेखक हैं वेनसांग। वेनसांग भी एक चीनी यात्री हैं। ठीक है, और इससे हमें क्या पता चला यात्रा विवरण से? तो हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण पता चला। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है।
विदेशी यात्रियों के विवरणों से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राप्त स्रोतों की सहायता से ही इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार या शिल्प, कारखाने, व्यापार, नापतोल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। ठीक है। धन, परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा राजा प्रजा प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो इतिहासकार आर्थिक स्थिति के बारे में कैसे वर्णन करते हैं, किस आधार पर? तो आइए जानते हैं कि इतिहासकार आर्थिक स्थिति का वर्णन किस प्रकार करते हैं, किन आधार पर करते हैं। तो इतिहासकार कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प या कारखाने, व्यापार, नापतोल और लेन देन या फिर कर के आधार पर उन्हें आर्थिक स्थिति का पता चलता है और इस आधार पर वो आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। जब उन्हें सामाजिक स्थिति का वर्णन करना हो तो किस आधार पर करते हैं? तो धन, परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर जो इतिहासकार होते हैं वो सामाजिक स्थिति का अध्ययन करते हैं या सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हैं। अगर उन्हें आर्थिक स्थिति का, यहाँ पे देखिए, राजनीतिक स्थिति का पता करना हो तो किस आधार पे करते हैं? तो प्रजा प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर जो इतिहासकार हैं वो राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं या फिर इनका वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। इतिहास में मानव की संस्कृति, उनके धर्म और उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन अतीत की घटनाओं से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हम उन बातों का अनुसरण कैसे करें जिससे समझौता और शांति को बढ़ावा मिल सके। ठीक है। आगे है कौन पहले और कौन बाद में। जब पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से स्तर बाद के हैं? तो चलिए इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है, इस चित्र को देखिए, चित्र दिया हुआ है यहाँ पे पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर और चौथा स्तर। स्तर 2 और 3 को देखिए कौन सा ज़्यादा पुराना लग रहा है। तो आइए सबसे पहले इसका अध्ययन कर लेते हैं इसके बारे में। किसी भी पूरा स्थल में कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं घर टूटने पर दोबारा वही घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है, यानी कि जो घर है टूटे फिर उस पर घर बने। तो इस प्रकार कर करके बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं सामान या टूटे फूटे टुकड़े, तो जो जमीन होता है वहाँ का ऊंचा हो जाता है और सैकड़ों साल के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। ऐसे ही जब टूटते टूटते फिर उसे पर एक पे एक बनाया जाए तो वहाँ पे टूटे टूटे क्या हो जाता है, एक ऊंचा सा जगह बन जाता है, स्तर बन जाता है, जिसे टीला बोलते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे सैकड़ों साल बाद वहाँ पे जो सैकड़ों साल तक जो वस्तुएं जमा हुई, इकट्ठा हुई, तो वो बहुत ऊंची टीला में बन गई। और जब उस ठीक है टीला में बन गए तो इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसमें सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है। जब हम खुदाई करेंगे तो जब सबसे पहले निचला वाला जो स्तर होगा वो सबसे पुराना होगा। यानी कि इस चित्र के माध्यम से समझे तो स्तर 4 जो है वो सबसे पुराना है। ठीक है।
क्योंकि वो सबसे पहले टूटा था, फिर उसके अंदर सारे, फिर उसके ऊपर वस्तुएं दबती गई, उसके ऊपर बनी, फिर टूटी, फिर दबी, फिर टूटी, इस तरह से टीला बना था। तो जो सबसे लास्ट में खुदाई करने पर जो स्तर मिला वो सबसे पुराना होता है, ठीक है। और उसके बाद का स्तर बाद के युगों के होते हैं, यानी कि सबसे पुराना स्तर चौथा है और सबसे नया स्तर जो बोला जाए तो वो पहला स्तर होगा। यहाँ पे देखिए पूछा था कौन सा स्तर ज़्यादा पुराना है, तो इसमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा स्तर, ठीक है। सबसे निचला वाला जो स्तर है वो सबसे पुराना है। आगे देखिए इतिहास में तिथियां। इतिहास में कुछ तिथियां ईसा पूर्व में होती है और कुछ ईस्वी में होती है। ईसा पूर्व का तात्पर्य है ईसा मसीह यानी कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक जो थे उनके जन्म से पहले का समय, ठीक है। ईसा पूर्व का क्या मतलब होता है कि ईसा मसीह से जन्म के पहले के जो समय थे उसे ईसा पूर्व में लिखते हैं, और या फिर उसे ईसा पूर्व में जानते हैं। इसे अंग्रेजी में बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। यानी कि ईसा पूर्व का समय कौन सा है, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है वो ईसा पूर्व का समय है। इसे अंग्रेजी में बीसी कहते हैं। बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट होता है। इसी प्रकार ईस्वी को अंग्रेजी में एडी लिखा जाता है। एडी का लैटिन भाषा में दो शब्दों से बना है, ठीक है। एडी लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है। ईडे एनो डोमिनी से बना है। इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद के तिथियां से हम ईस्वी या फिर एडी का प्रयोग करते हैं। अगर हम ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला समय यूज कर रहे हैं तो उसमें हम लोग ईस्वी लगाते हैं, और ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला जो समय लिखते हैं उसे बीसी यानी कि ईसा पूर्व में लिखते हैं। आइए जानते हैं अभिलेख। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। प्रायः सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे कि दांत, हड्डी, राख या फिर उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई सामग्री, पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। पुरास्थल क्या होता है, वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्रायः पुरास्थल जल स्रोत जैसे कि नदी, तालाब, झील व समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, ठीक है। पुरास्थल ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, प्रायः वो जल स्रोत जैसे कि नदी, तालाब, झील व समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। और भी जानिए, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है तो महाभारत। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। आइए शब्दावली पढ़ते हैं। पहला है संग्रहालय। संग्रहालय का क्या अर्थ होता है, तो ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का एक स्थान है संग्रहालय, ठीक है। यह है सुरक्षित, ठीक है। संग्रहालय वह स्थान है जहाँ पे ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है। धर्मोत्तर साहित्य क्या होता है, तो धार्मिक साहित्य से भिन्न साहित्यिक ग्रंथ होता है। इतिहास में तिथियां अभी हम लोग जाने, अभिलेख और पुरास्थल के बारे में भी जाने, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न उत्तर आपको हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।